बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वफाकी बजट के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर मजीद टैक्सेस लगने वाले हैं। विथ होल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा होने वाला है, एडवांस टैक्स की शरह में इजाफा होने वाला है। अब रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहाँ खड़ा होगा? IMF ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की निशानदेही तो कर दी है कि इस सेक्टर पर मजीद टैक्सेस आयद किए जाएँ, लेकिन क्या ये वैल्यू एडिड सेक्टर बजट के बाद पनप पाएगा? क्या बिल्डर्स हजरात अपना सरमाया पाकिस्तान में लगा पाएंगे? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सेक्टर पर रकम सर्व करेंगे? यहाँ पर ये सवालिया निशान है। इसी टॉपिक को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मवासलाती निज़ाम एक बड़ा अहमियत का हामिल निज़ाम है हमारे मुल्क में, कम्युनिकेशन सेक्टर, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 70% GST है, 18% एडवांस टैक्स है, उसकी शरह में इजाफा हो सकता है। मजीद टैक्सेस कम्युनिकेशन टेलीकॉम सेक्टर पे लग सकते हैं, जिसकी वजह से कॉल्स महंगी हो सकती हैं, और जब कॉल्स महंगी होंगी तो उसका इजाफी बोझ सारे पे मुंतकिल होगा। तो जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है, इस हवाले से हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में तो मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप आपने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान से मूव ऑन हो गया और लोकल कंपनी को शेयर्स भेज दिए। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? किस तरीके से हम कम्युनिकेशन सेक्टर को मजबूत करें? कौन से टैक्सेस कम करें, कौन से टैक्सेस ना लगाएं? तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और टेक्सटाइल सेक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेक्सटाइल सेक्टर कहलाती है। अब टेक्सटाइल सेक्टर बड़ी सनतों में भी आती है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में नंबर्स हम देखने के माइनस में जा रहे हैं टेक्सटाइल के। फिर हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है, हम माली साल के ख़िताम पे एक्सपोर्ट का हदफ भी नहीं हासिल कर पाए, टेक्सटाइल सेक्टर भी डिस्टर्ब है। तो टेक्सटाइल को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर भी हम प्रोग्राम में एक जामे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बिलवानी, पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। बजट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो जो है कुछ और एंगल से सोचता हूँ जी कि जिस मुल्क के पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे ना हो और पूरी दुनिया में वो बोरोइंग के लिए निकले, तो ये एक ऐसी बात है कि किसी बेगर को आप पूछ रहे हो आप बजट कैसा बनाओगे और क्या उम्मीद है। हमारा मुल्क की हालत ये है कि हमारे मुल्क में कोई चीज़ का कुछ पता ही नहीं होता, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। बीच में ईरान के सदर आए थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो छुट्टी कर दी। मतलब किसी एक क्रिकेट का मैच, अब पाकिस्तान के अंदर जो बेचारे डेली वेजेस वाले लोग हैं, जी वो अब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मैच ना जीते, कहीं ऐसा नहीं गवर्नमेंट छुट्टी कर दे। सही। यार आप मुझे ये बताएं, जब आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास कर्ज का रिटर्न करने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए आप मजीद कर्ज ले रहे हो, और आप जब दिल चाहे आपने छुट्टी कर देनी है, और आप ये नहीं सोचते कि एक्सपोर्टर्स का क्या होगा, डेली वेजेस वाले का क्या होगा। अच्छा, सरकार जिसको जितनी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि हम इन अवाम के वोट से आए हैं और अवाम की क्या ख्वाहिश है, अवाम क्या चाहती है। आप मुझे बताएं, इतनी छुट्टियां इस मुल्क के अंदर, एक तो डिक्लेयर हॉलीडे होती है और एक अचानक हॉलीडे हो जाती है। अच्छा, ये और अल्लाह बताएं, ना करे, एक दिन जो ये सरप्राइजिंग हॉलीडे की अनाउंसमेंट हुई, तो उससे एक दिन हमारी मईशत को कितना नुकसान होता है? इंडस्ट्रीज जो देखिए बंद ये हो जाती हैं। बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप इसको मल्टीपल एंगल से देखें ना, एक तो आपका फाइनेंशियल नुकसान है, एक आपका इंटरनेशनली मैसेज ऐसा जाता है अपने बायर्स को कि आपका इमेज खराब होता है कि यार ये कैसे पागल के लोग अचानक छुट्टी कर देते हैं, कोई छुट्टी इनकी अनाउंस भी हुई नहीं, कोई डिक्लेयर हुई। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी आप इंडस्ट्री लगाओ, बिजनेस करो, कारोबार करो, पूरे साल की छुट्टियां आपको पता होती है कि कितनी छुट्टियां हैं। इधर तो हमें पता ही नहीं है हमारी कितनी छुट्टियां हैं। स्ट्राइक हो जाए तो वो भी छुट्टी है, कोई बारिश हो जाए तो वो भी छुट्टी है। और फिर हमें ये बताया जाए कि आपके मुल्क का इतना बुरा हाल है, आपको तो एक छुट्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बल्कि जावेद गवर्नमेंट साहब, डिपार्टमेंट तो अब हमारे मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं कि जो बजट की जो तैयारी है वो इतनी मुतासर कुन नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जेब में पैसे नहीं है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो अब इस बजट से अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई उम्मीद नहीं होगी, तो फिर किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे?
देखिए यही तो बड़ा प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, सब भाग रहे हैं। अब गैस के प्राइस जो है एक साल के अंदर 200-250% बढ़ा दिए इन्होंने, बिजली के प्राइस बढ़ा दिए। आप मुझे ये बताएं, पानी के प्राइस अभी रिसेंटली वाटर बोर्ड ने गजट निकाल दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है कि ये रेट हम कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला कुएं के ऊपर जो है आपसे हम पैसे लेंगे, आपने बोरिंग की है, जमीन से पानी निकाल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई सिर्फ कराची के अंदर इंडस्ट्री के साथ होगा कि डोमेस्टिक के साथ भी होगा? बोला नहीं, डोमेस्टिक के साथ नहीं होगा। मैंने बोला मस्जिदों में भी बोरिंग है, वहां होगा? बोला वहां भी नहीं होगा। मैंने बोला जो फार्म हाउस में और जो एग्रीकल्चर के अंदर लोग बोरिंग करते हैं वहां होगा? बोला वहां भी नहीं होगा। मैंने बोला ये कैसा कानून है, एक ही सूबे के अंदर एक के लिए कानून अलग, दूसरे के लिए कानून अलग, ऐसे कैसे हो गए? तो आप कोर्ट गए? मतलब ये अजीब ही निजाम है। कोर्ट में आपने पिटीशन दायर नहीं की? नहीं, कोर्ट में पिटीशन करने का भी कोई फायदा नहीं है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, आज मैं अपनी लाइफ में कोई 4 या 3 चीफ जस्टिस को देखा है मैंने, उन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर सो मोटो पास किया कि कराची से सारे बिल बोर्ड हट जाए। फिर लग जाते हैं, फिर चीफ जस्टिस को नया आता है, फिर वो ऐलान करता है बिल बोर्ड हटा दो। भाई ये मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंट नहीं है इस मुल्क में, तो आप मुझे ये बताएं मेरे और आपकी क्या चलेगी? टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल पर आ जाते हैं, टेक्सटाइल पर आ जाते हैं। एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का बड़ा कलीदी किरदार है। अब टेक्सटाइल के फिगर्स तो डिक्लाइन की तरफ है। टेक्सटाइल के फिगर डिक्लाइन की तरफ है और मजीद डिक्लाइन होंगे। क्यों डिक्लाइन होंगे? देखिए ये सब चीजें उसमें एक सबके अपना अपना काम है जी। आपकी लोड शेडिंग, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम, आपके यूटिलिटी के प्राइस बढ़ा देना, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम, आपकी गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट पे पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, आपका बायर जो है उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आपकी गवर्नमेंट खत्म करा देती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका ये हाल होता है। आप मुझे बताएं, हम 6 महीने का माल बेचते हैं, हमें पता ही नहीं है कल बिजली का दाम बढ़ जाएगा, कल गैस का दाम बढ़ जाएगा, पानी का दाम बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा, कुछ नहीं पता होता हमें। मगर आपने प्लानिंग तो की भी होती है ना, कोई प्लान तो किया हुआ होता है कि बिजली की कीमत में यकीनन इजाफा होना है। हम IMF के प्लान में, सरकार का प्लान तो आप कर ही नहीं सकते ना यार। लेकिन अच्छा जावेद साहब, अल्टरनेट सॉल्यूशंस पे क्यों नहीं जाते आप लोग? अब अगर बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो आप सोलर पैनल्स की तरफ चले जाएं, गैस की शॉर्टेज है, बायोगैस की तरफ चले जाएं, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। देखो यूं नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, ये तो वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। भाई केक खाने के लिए तो पैसे चाहिए ना यार। आप मुझे बताएं, बायोमास पे हर फैक्ट्री नहीं जा सकती। देखिए इंडस्ट्री जो है हमेशा ग्रो कब करती है, जिसमें न्यू कमर आते हैं। आपके इस वक्त जो गैस का और बिजली का रेट है, लोग सोलर पे गए हैं, लोग बल्कि विंड भी लगा रहे हैं, लोग बायोमास के टरबाइन भी लगा रहे हैं। अब इसके लिए पैसा चाहिए, अब इसके लिए पैसा आदमी के पास अपना पॉकेट का पैसा हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है। अब मुझे आप बताएं वो कितनी इंडस्ट्री कर सकती है? मैं तो आज आपको कहता हूं आपके टीवी चैनल की उससे कि देखें, पाकिस्तान के अंदर ये बात आप लिख लें, आज मैं आपको 28 मई को कह रहा हूं, एक साल के अंदर दोनों गैस कंपनियां जो SNGPL और SSGC, इसका बहुत बुरा हाल होगा कि गैस लेने वाला कोई इंडस्ट्री वाला नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो जहां इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वहां बिजली लेने वाला कोई नहीं हो और वहां की बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बुरा हाल हो जाए। और क्रॉस सब्सिडी भी आप इन्हीं इंडस्ट्री से लेते हो, पब्लिक को भी क्रॉस सब्सिडी इन्हीं से लेके देते हो, फर्टिलाइजर को भी इन्हीं से लेके देते थे। ये सब्सिडी देने वाले सब निकल जाएंगे और उसमें मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और न्यू कमर बिल्कुल बंद हो जाएगा। भाई सीधी समझ में तो तशवीशनाक बात हो गई ना, अगर न्यू कमर हमारी इंडस्ट्री में नहीं आएगा तो है, न्यू कमर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या है, अब अगर हमारे मुल्क में लोकल इन्वेस्टर इतना प्रॉब्लम का शिकार है, इतने ताफुजात हैं उसके, तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा जावेद साहब? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पागल है, पाकिस्तान में आएगा यार? कौन आएगा? ये जो MOU हो रहे हैं, ये जो वजीर आजम जा रहे हैं, वजीर आजम खलीज ममालिक का दौरा कर रहे हैं, MOU साइंस हो रहे हैं, IT सेक्टर
और बैंकिंग तो भाई सेक्टर, ये तो मैं एग्रीकल्चर 40 सेक्टर में साल आने की से बातें सुन हो रहा रही हूँ। हैं। मेरी बात सुनो, 71 की वार के अंदर टीवी के अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा था एक शिप आ रहा है अमेरिका से और उसके अंदर ये आ रहा है, वो शिप आज तक नहीं आया और मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। आप क्या बात करते हो यार? ये तो ख्वाब देखना, ख्वाब आप जितना देख सकते हो देख लो और लोगों को तो जितना वजीर आजम जब ख्वाब दिखा सकते स्पीच हो दिखा करेंगे दो। तो आवाम तो उनकी स्पीच को एड्रेस करेगी ना, मानेगी, सेकंड करेगी। देखिए हमारी आवाम अल्लाह ताला इनकी मदद करे और ये हमारे यहाँ इनोसेंट लोग हैं और मेजोरिटी लोग शरीफ हैं और मेजोरिटी लोग बेचारे उनको जो खराब लोग हैं थोड़े से उन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया है और अल्लाह कभी ना कभी उनकी सुनेगा और मैं तो बोलता हूँ जो ये तबाह व बर्बाद कर रहे हैं लोग इस मुल्क को, अल्लाह उनको नेक हिदायत नेक तौफीक दे। अगर हिदायत और तौफीक के लायक नहीं है तो उनको नेस्तो नाबूद करे और उनको इबरत का निशान बनाए। जावेद साहब, कोई ये उम्मीद नहीं है आपको बजट से, कोई उम्मीद नहीं है आपको एक्सपोर्ट बढ़ने से, कोई उम्मीद नहीं है आपको टेक्सटाइल से? ना 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 मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगी और पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, काफी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जो मुल्क के हालात हैं, जो यहाँ यूटिलिटी के रेट्स हैं और जो यहाँ यूटिलिटी की सप्लाई के प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ बहुत हालात खराब होंगे और कई इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं और मजीद बंद हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज बंद होके अपना सरमाया कौन कौन से ममालिक लेकर गई हैं? देखिए ये तो हर आदमी की अपनी मर्जी है, ये कोई अनाउंसमेंट करके या टीवी में ऐड देके थोड़ी सरमाया लेके नहीं, मतलब आपके अतराफ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है। आप होजरी को रिप्रेजेंट कर रहे आप हैं। मुझे बताएं जिस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा बैंक से बोरोइंग करने वाला गवर्नमेंट हो तो उस मुल्क का क्या हाल होगा? हमेशा वो मुल्क तरक्की करता है जहाँ इंडस्ट्री बोरोइंग करती हो, बिजनेस कम्युनिटी बैंक से बोरोइंग करती हो। हमारे मुल्क के अंदर मेजॉरिटी बोरोइंग जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे जावेद साहब, हम लोग इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, आप लोगों ने लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करने की भी कोई जदोजहद नहीं की। अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी लोकलाइजेशन के ऊपर तवज्जो देते तो शायद हमारा इंपोर्ट बिल इतना ना बढ़ता। आप लोगों ने ओवर इंपोर्ट्स कर दी, कमर्शियल इंपोर्टर्स ने ओवर इंपोर्ट्स की और उसका सारा दबाव हमारे इंपोर्ट बिल पर आया, तो कुछ कसूर तो आप लोगों का भी है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके अंदर मुल्क के अंदर जितनी लोकल इंडस्ट्री थी उसको माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने बंद किया है। आपको आपकी उम्र छोटी है, आप चेक कर लें इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किसने किया था? वो बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन वो नेशनलाइजेशन के बाद एक बहुत बड़ा दौर है जिसमें फिर बिजनेसमैन ने राज किया है। मेरी बात सुनो, गाड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां थी, बंद किसने की? गवर्नमेंट ने। आप क्या बात करते हो यार? आप तारीख उठाओ ना, उसको पढ़ो ना, सिर्फ सवाल करने से थोड़ी होता है। अच्छा, आप पहले तो तारीख उठाओ, उसको पढ़ो। आपकी बात ये बात ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अनाउंसमेंट की गई थी माजी में, जिसकी वजह से लोग अभी भी डरे हुए हैं, बिजनेसमैन अभी भी डरा हुआ है, लेकिन एतमाद तो बहाल हुआ है ना। बिल्कुल, टर्फ स्कीम भी आप लोगों को मिली, टर्फ स्कीम के जरिए इंपोर्ट भी की, सेक्टर तबाह हो गया। टर्फ स्कीम भी आप लोगों को मिली, टर्फ स्कीम से आप लोगों ने फायदा उठाया, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी थी। आप मुझे यूं नहीं होता। आप मेरी बात सुनो, सिर्फ आप एक ही चीज से नहीं होता, सारा एनवायरनमेंट चाहिए। आप बोलो भाई मैंने अभी कल तो आप देख लेना, ये पाकिस्तान के अंदर दूध पे भी टैक्स लगेगा और पाकिस्तान के अंदर सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा, जो इस मुल्क के हालात है। ये वो अपना उमर शरीफ ने अपने मज़ाया, एक अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसने अपनी एक 10-15 साल पहले उसकी वीडियो चली है पुरानी, उसमें उसने ये कहा था ये चीजें हो रही हैं, समझे? आप मुझे बताएं, इस तरह थोड़ी होता है छुट्टियां कर लो और मुल्क तरक्की कर जाएगा। यानी एंड में मुझे ये बता दें, आखिर में मुझे बता दें कि इस बजट में मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट रेट घट सकता है मगर महंगाई का तूफान मजीद बढ़ा देगा। आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, आप दिल बर्दाश्त हुए हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट कोई नहीं घटेगा, समझे? आपका बजट जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी बना रहे हैं, आपका बजट तो जो आपको लोन दे रहे हैं वो बना रहे हैं, और आपके बजट बनाने की कैपेसिटी नहीं है आपके लोगों में। डिक्टेशन सुनने की कैपेसिटी है, आप डिक्टेशन सुन रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, और आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए बस हमारा टाइम निकल जाए और हम अपनी हुकूमत कर लें। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क का एक्सपोर्ट बढ़े, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क तरक्की करे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जामे पॉलिसी बनानी होगी, लेकिन वो हम बनाने से काचे नहीं, क्योंकि हम IMF के प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मुल्क में दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन इंतहाई परेशान है और अपना सरमाया मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रहा है। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। यहाँ वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन आबाद आसिफ समसम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट सर पर है, क्या उम्मीदें हैं? क्या रियल एस्टेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस लगने वाले हैं? क्या वाकई जो हम सुन रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स नॉन फाइलर पर 30 to 35% बढ़ सकता है, क्या ऐसा अगर मुमकिन है और अगर ऐसा हो जाते तो रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ खड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब तक हमको ये एहसास नहीं होगा कि इस इंडस्ट्री की हैसियत क्या है, इस इंडस्ट्री की अहमियत क्या है। मैं इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुका हूँ जिसमें मैंने खुद उनसे सवाल किया जो टैक्स के जो माहिरीन थे, जो मुझे लगा कि वो सारे के सारे मतलब मैं एक बंदे को जवाब नहीं दे रहा था, 5 लोग थे जिनसे मेरा मुकाबला था और मैं कह रहा था कि आप मुझे समझाएं कि आप क्या टैक्स लेना चाहते हैं हमारे सेक्टर से। मतलब हम कौन सा ऐसा टैक्स है जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नहीं दे रहा, या कौन सी ऐसी कोई हमसे भूल हो गई है जो हमें नहीं पता और आपको पता लग गई है। ये आपका मकालमा किनसे हो रहा था? तमाम जो टैक्स के लोग हैं, मुफ्ता इस्माइल भी था, शब्बर जैदी भी था, जो हमेशा हम देखते हैं बात वो टैक्स पे करते हैं। तो देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं पहले थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वो देना इसलिए जरूरी है कि आने वाले बजट में जो टैक्स लगा रहे हैं वो मेरी इस बात को रिकॉर्ड पे रखें, ताकि आगे फ्यूचर में जो होने जा रहा है या जो होगा तो उसके लिए ये आपकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे भी कहूंगा कि आपने संभाल ली है। जी जी। देखिए मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन है कि अगर 1000 गज पे, ये आबाद की बात हो रही है, जो हमारा सेक्टर है मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जी, कि 1000 गज का एक प्लॉट जो अकॉर्डिंग टू बायलॉज अगर सिंध में मैं बनाता हूँ और उसकी डायमेंशन 75 into 120 होती है, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 800 मिलियन का है, जो लोकल इंडस्ट्री से मैं गुड्स परचेज करता हूँ और वो सारी ड्यूटी पेड गुड्स होती हैं, उनको मैं कंज्यूम कर जाता हूँ। कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास कि उसको कोई मुझे फाइनल कंजम्पशन पे कोई मुझे रिबेट मिलेगा या कोई सब्सिडी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है 1000 गज का। और अगर आप सोचें कि यही काम पूरे पाकिस्तान में, ये सनत पूरे पाकिस्तान में चलती है, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, जब आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि लोकल इंडस्ट्री अगर आपने चलानी है और लोकल इंडस्ट्री जो आपको टैक्स दे रही है अपनी प्रोडक्शन पे, अगर उसको आप चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन चलती रहे, अगर आप चाहते हैं कि मिलियंस ऑफ जॉब उस अलाइड इंडस्ट्री की जिसको आप लोकल इंडस्ट्री कहते हैं वो चलती रहे, तो आप अगर मेरा ये काम बंद करेंगे तो आप मेरा काम बंद नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप उन सब फैक्ट्रीज को, तमाम लोगों को बेरोजगार करेंगे, उन फैक्ट्रीज को बंद करेंगे और उस तमाम टैक्स से आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा। जो मैं एंड यूजर हूँ, जो अगर पाइप बनता है तो वो पाइप की प्रोडक्शन बिल्कुल ये वैल्यू एडेड सेक्टर है, बिल्कुल वजह है कि अगर इस सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा तो उससे मुंसलिक दीगर इंडस्ट्रीज को पहुंचेगा। दीजिएगा हमजा भाई, जी फिर जी, मैं आपके सारे सवाल के अलग अलग जवाब जी जी। तो मैं ये इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड पे रखना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस सेक्टर को बंद कराना है, इस मुल्क में इस सेक्टर को नहीं चलने देना है, तो मैं बहुत आसान आपको कर देता हूं कि आप आज सुन रहे हैं दुबई लीक्स के हवाले से। दुबई लीक्स में आपको पता चला कि 2022 तक का डेटा है, ये तो मुझे बाद में पता चला। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है, बिल्कुल जी 2022 तक का डेटा है, 11 अरब डॉलर का है। तो ये तो आपके पास 2022 तक का डेटा है ना, आज हम 2024 में बैठे हैं, ठीक है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये बहुत आसान है कि एक सनसनी फैलाना और लोगों को कहना कि देखें जी पकड़े गए। ओ भाई, ये जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसे भेजते थे उनको आप इंसेंटिव नहीं दोगे इस सेक्टर में, उनको आप तरगीब नहीं दोगे कि वो सेक्टर में काम करें, तो लाजमी वो अपना पैसा उस जगह पे उसको कन्वर्ट करेंगे जहां पे प्रॉफिट नजर आएगा, जहां पे अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तो ये वो पैसा था जो आपके मुल्क में आना था,
और वो आपके मुल्क में नहीं आया आपकी सख्त पॉलिसीज की वजह से। जैसे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि आपने 2 साल 2.5 साल पहले सेवी नहीं लगाया। देखिए हमारे मुल्क में आज जो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है FBR वैल्यू में या उसकी रियलिस्टिक वैल्यू में, वो जब बुक कराई गई थी या वो जब खरीदी गई थी प्लॉट की सूरत में, जिसमें आधे से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वो उस वक्त 20 लाख 30 लाख की थी 20 साल पहले। तो वो आज आपके रडार में नजर आ रही है कि 4 करोड़ की है, और वो हमारे जो माहिरीन है वो आके कहते हैं कि जी देखें कितना सारा पैसा पार्क हो गया है। और मेरे भाई आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं तो है अगर कि ये टैक्स सेक्टर लग भी जाता है बजट में IMF की देखिए ईमा पर हाँ, या हाँ। मुआशी माहिरीन की राय को देखते हुए, तो आप लोग कोर्ट में चले जाएंगे, वो टैक्स जो है वो स्टे पे चला जाएगा। सर ये मैं अब एक बात बताऊं, अब जी दुनिया में एहतिजाज का तरीका, अब ये कोर्ट नहीं है, अब दुनिया में एहतिजाज का तरीका कुछ बदल गया है। दुनिया में एहतिजाज का तरीका अब, चूंकि दुनिया में जो आगे जो वॉर होनी है ना, वो जी माशी वॉर होनी है, इकोनॉमिक वॉर होनी है। आप अगर हमें भगाएंगे हम डर जाएंगे, हम चले जाएंगे। हमें एहतिजाज रोड बंद करके एहतिजाज नहीं करना, हमें अपना काम बंद करके ऐसी जगह चले जाना है जहां हम अपने बच्चों के पीसफुल लिए 2 एनवायरनमेंट पैसे मिले, आपको कमा अपॉर्चुनिटीज मिले। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या इस बजट में वाकई नॉन फाइलर पे 30-35% टैक्स लगने जा रहा है? इतनी अहम इंडस्ट्री है, इतना अहम सेक्टर है, और अभी तक हमसे तो मुशावरत की ही नहीं गई, ना हमें बुलाया गया, ना हमसे बात की गई, ना हमें वो मुनासिब समझते हैं कि वो अगर नहीं बुला रहे तो आप चले जाइए ना। SIFC आपके भी तो है ना इधर SIFC, चले जाइए, बात कर ले। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमें नहीं बुलाया ना, तो हमने लिख के दिया। SIFC को आपने लिख के दिया है? देखिए SIFC का इससे कोई ताल्लुक नहीं है FBR के इस मामला से और टैक्स लगने के मामला से। SIFC नहीं, प्रमोट तो इंडस्ट्री को करेगी ना SIFC। इन्वेस्टमेंट जो आ रही है FDI वो बाय सोर्स ऑफ SIFC आ रही है ना पाकिस्तान में। देखिए ये तो बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की ना, जो SIFC के थ्रू आ रही है। मेरा तो सेक्टर चल रहा है, आपकी टोटल लिमिटेड का 40% तो मेरे सेक्टर में आता है। आपने उनको डरा दिया, जो 20 साल आगे की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अपने बच्चों के लिए, उसको डरा दिया कि भाई खाली प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपका वो प्लॉट 20 साल बाद अगर 400 गुना महंगा हो गया तो उस पर हम टैक्स लेंगे, तो कौन आएगा आपके पास? अच्छा आसिफ भाई देखिए मुझे बात बताएं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो जम्मू वाली की जानिब गामजन है, लेकिन दुबई ने ऐलान किया कि वो अनकरीब कराची के मुत्तसिल इलाके जो बाहर के हैं उधर एक नया शहर आबाद करने जा रहा है। तो फिर ये क्या माजरा है? अगर यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है तो फिर FDI क्यों आ रही है इस सेक्टर में? देखिए मैं आपको ये, जैसे आपने कहा ना, आप उनको कहें ना कि आप अगर आ रहे हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, तो वो जो टर्म्स कंडीशन है वो शेयर करें, वो पब्लिक करें, वो मीडिया पे लेके आए। तो G2G टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, पब्लिक पे तो शेयर नहीं हो सकती। अच्छा देखिए कैसे क्यों नहीं होंगी? देखिए जब आप टैक्स की बात कर रहे हैं, मुझसे आप टैक्स का सवाल पूछ रहे हैं, देखिए आप अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात चाहे मेरे सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, हम याद रखिएगा हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनको खुशामदीद करेंगे, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक्टिविटी बढ़े। हमारा कोई भी बंदा हमें चले, आप हमें ना काम करने दें, आप बाहर से पैसे लाके इस सेक्टर में लोगों को कहें कि काम करें, तो भी मुझे एतराज इसलिए नहीं कि लोकल इंडस्ट्री चलेगी, आपके लोकल इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी टैक्स पेड गुड्स जो है। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2024-2025 में आपको बेहतर होता हुआ नजर आता है या नहीं नजर आता? देखिए मैं दो बातें हैं। रियलिस्टिक बात यह है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए हमेशा जी, और पुरज़म लेना चाहिए, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ये कहती है कि अगर आप 22-23% का इंटरेस्ट रेट बरकरार रखेंगे तो ये सेक्टर नहीं चलेगा। अगर आप उसको टैक्स के नाम पे, क्योंकि देखिए टैक्स के नाम पे 2 फैक्टर हैं, हम जो आबाद के लोग हैं ना, अब अगर नॉन फाइनल जायदाद खरीद रहा है और उस पर टैक्स लगा रही है सरकार, तो सही तो कदम है ये, इसमें क्या गलत करी है सरकार? अच्छा आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कोई बंदा जिंदगी में अपना पहला घर इंस्टॉलमेंट में 5 साल में 8 साल में एक फ्लैट अपनी बचत करके लेने जा रहा है, उसको टैक्स देना चाहिए? देखें उसके अलावा इस सेक्टर में मुताद्दिद सर्कुलेशन होती है मनी की, ब्लैक मनी की, कि वो एक प्लॉट खरीदते हैं, दूसरा प्लॉट खरीदते हैं, ओपन पे फाइलें रखते हैं, टैक्स से बचाते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते। ये सिस्टम तो है ना इस सेक्टर में। इस बात को हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात से तो आप मुत्तफिक है ना कि पहले घर को टैक्स नहीं करो। वो तो गवर्नमेंट भी कहती है कि आप वेल बनाइए, वेल तो शो की जाती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमजा भाई आप भी मुत्तफिक है ना इससे? जी बिल्कुल। चले वेरी गुड। लेकिन जो बाकी दूसरा मैं खुद नुक्ता है कहता हूं कि उससे बाकी कोई भी मुत्तफिक सुने, नहीं है। नहीं मैं मेरी नहीं उस पहले मैं नुक्ते की आपको वजह से पहला नुक्ता मुतासर हो गया है। तो सुने मेरी बात। बाकी मैं कंफर्मेशन दे देता हूं कि पहले घर को आप लोगों को मदद करें, सिर्फ टैक्स की बात छोड़ दें, बल्कि उनको मदद करें कि क्या आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बात की आपने ट्रांजैक्शन की कि कोई ट्रांजैक्शन होती है या कोई ट्रांजैक्शन करने जाता है तो उसको उसी तरह टैक्स करना चाहिए जिस तरह कोई आम आदमी आम शोभा टैक्स देता है। इसमें क्या दो राय हो सकती है? यानी उन लोगों पे टैक्स लाजमी लगना चाहिए जो नॉन फाइलर हैं, जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो ब्लैक मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और जो अपने नाम पे फाइलें नहीं कराते, रजिस्टर नहीं करते। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त चैलेंजेस का शिकार है। टैक्सेस लगेंगे 30 to 35% नॉन फाइलर पर टैक्स लग सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर कोई अच्छा वक्त नहीं आएगा। वैल्यू एडेड सेक्टर है, चैलेंजेस हैं। बहरहाल रेमिटेंसेज सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में पार्क होती हैं। अब जब ये सेक्टर डाउनफॉल की तरफ है तो फिर रेमिटेंसेज भी मुतासर हो रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की क्या पॉलिसी होगी ये तो बजट के ऐलान के बाद ही हमें मालूम हो जाएगा। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं परवेज इफ्तिखार, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस बजट में टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं हुकूमत के, कोई ख़ास अच्छी उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन फिर भी ख्वाहिश है, दुआ है कि टैक्सों में कोई रिलीफ मिले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पाकिस्तान का गालिबन सबसे ज़्यादा टैक्स वाला सेक्टर है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। टेलीकॉम टैक्सेस जो हैं उसमें जो जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा यानी हैवी टैक्सेशन है टेलीकॉम और आईसीटी पे, जिस पे आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, तो उनमें पाकिस्तान भी शामिल है उन ममालिक में। तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और ये इसकी एडवोकेसी भी बहुत की गई है, पिछले सालों में भी की गई है कि कम से कम एडवांस टैक्स जो है जो कि इस वक्त 15% है वो ख़त्म ज़रूर किया जाए। उसकी वजह यह है कि वो एडवांस टैक्स हम जो लोग टैक्सेबल इनकम वाले हैं वो तो उसको फाइनल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करवा लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक आम रेडी वाला या मजदूर जो मोबाइल इस्तेमाल करता है वो भी उतना ही टैक्स देता है 15%, और वो उसको गो के एडवांस टैक्स है लेकिन वो उसको क्लेम नहीं कर पाता क्योंकि वो टैक्स लिमिट में नहीं आता और कॉल्स महंगी हो जाती हैं इससे और कंपनी का बिजनेस मुतासर हो जाता है। वो तो होता ही है, लेकिन ये कितना अनफेयर है कि एक यानी दूसरे लफ्जों में मैं उसी बात को जो पहले कह रहा था मैं ऐसे कहूँ कि वो मैं तो टैक्स नहीं देता क्योंकि मैं उसको एडजस्ट करवा लेता हूँ और एक गरीब आदमी 15% टैक्स देता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अनफेयर टैक्स है और वो टैक्स जो है वो गालिबन 30-40 अरब रुपया बनता है जो हुकूमत हजम कर जाती है, जो लोग वापस नहीं ले पाते उनका। फिर जीएसटी के हवाले से कुछ कहना है। 19.5% जीएसटी टैक्स है, जीएसटी है इस वक्त प्रोविंसेस जो चार्ज करती हैं और फेडरेशन भी, फेडरल एरियाज में भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे चार्ज होता है। 19.5% एक बहुत हैवी, अगेन गालिबन कोई भी सर्विसेज पे टैक्स इतना हाई नहीं है जितना टेलीकॉम पे है। 19.5% यानी ये टैक्स तो उस वक्त लगाया जाता है जब आप लोगों को किसी चीज़ से मना करना चाहते हो। स्मोकिंग से मना करना चाहते थे लोग, सिगरेट पे टैक्स लगाया करते थे, अब अभी तक है। तो क्या आप इससे तो नहीं मना करना चाहते ना कि लोग कम्युनिकेट ना करें और इंटरनेट को इस्तेमाल ना करें, जो इंटरनेट जो कि आजकल हर चीज़ के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई है जी। उसके बगैर ना आप कॉमर्स कर सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं, ना एजुकेशन, ना हेल्थ केयर जो कि उस तरफ जा रही है। हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे ही इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही नामुनासिब चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है लेकिन ख्वाहिश बहुत है और मेरा ख्याल है ज़रूरत बहुत है कि हम इन टैक्सेस को कम करें टेलीकॉम पे। तो इतने टैक्सेस के साथ तो फिर हम 5G टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सकते? हाँ, 5G तो दूर की बात है जी, 4G भी ठीक तरह इसीलिए नहीं चल रहा। ये तो सिर्फ वो टैक्सेस की बात हुई ना जो यूज़र देते हैं, उसके अलावा बहुत से टैक्सेस हैं। मिसाल के तौर पे जो इंपोर्ट होता है इक्विपमेंट वो बाहर से आता है, उस पे टैक्स होते हैं, उस पे ड्यूटीज़ होती हैं, फिर उस पे बिजली पे टैक्स है, फिर उसके इस्तेमाल के लिए
अगर जहाँ अपने वायर्स बिछानी है तो उसके लिए राइट ऑफ वे के पैसे हैं जो देने पड़ते हैं। फिर उसके अलावा स्पेक्ट्रम की फीस बहुत हाई है, पाकिस्तान में जी स्पेक्ट्रम बहुत कम अवेलेबल है। सो हर हर चीज़, हर कदम पे टेलीकम्युनिकेशंस में टैक्सेस हैं। तो 5G तो आप भूल जाएँ। 4G भी ठीक तरह से इस वक़्त हमारे यहाँ उसकी क्वालिटी वो नहीं है और उसकी पेनिट्रेशन वो नहीं है। जी जितने लोग 4G पे इस वक़्त होने चाहिए, उतने नहीं हैं उतने नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बल्कि सिमें ब्लॉक की जा रही है और इससे टेलीकॉम सेक्टर भी मुतासर हो रहा है। उससे भी मुतासिर हो रहा है। वो तो जी मुझे गालिब बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या वजह उसमें क्या तुक है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टैक्स नहीं देता या फ़ाइल नहीं करता और मैं मेरा सिम ब्लॉक कर देते हैं, तो मैं किसी और का सिम यूज़ कर लूँगा। मेरा ख़्याल है टेलीकॉम कंपनीज़ पे तो इतना फ़र्क शायद ना पड़े, क्योंकि उनको जो जिसने इस्तेमाल करना है वो तो करेगा उसने फ़ोन। तो करना है अपना बिल्कुल। नहीं अपना नहीं करेगा, किसी और का करेगा, किसी के राह चलते से पैसे दे के बायोमेट्रिक करवा के सिम ले लेगा। तो ये तो एक मतलब गलत चीज़ें हैं ये, लेकिन वो गलत चीज़ों को प्रमोट इस तरह होती हैं वो। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिम ब्लॉक करने से कोई ख़ास फ़ायदा होगा हुकूमत का। अच्छा परवेज साहब, ये तो आपने उम्मीद जाहिर कर दी कि उम्मीद है कि हुकूमत शायद टैक्सेस ना लगाए या टैक्सों में कमी कर दे या कोई कमी टैक्स वेव करे। ऑफ कर दे। अब खदशात क्या हैं जी। आपके? खदशात ये हैं कि बढ़ जाएँगे। बढ़ जाएंगे, खदशात तो बहुत जीएसटी भी बहुत बढ़ेगा बुरे और हैं। एडवांस टैक्स भी बढ़ेगा। शायद जीएसटी तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा है कि शायद ही कोई इससे ज़्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी प्रोविंशियल टैक्स है बेसिकली। तो प्रोविंसेस का तो शायद इतना नहीं है, लेकिन एडवांस टैक्स डेफिनेटली जो है बढ़ सकता है, बहुत बड़ा खर्चा है। ये पहले ज़्यादा भी रहा है एक ज़माने में, जी ग़ालिबन 17-18% भी रहा है। मजीद कोई टैक्स फिर एड इसको ऑन हो सकता है इस सेक्टर पर? जी, हर चीज़ पे टैक्स मैंने कहा ना ऑलरेडी है, और उन टैक्सेस की शरह में इज़ाफ़ा हो सकता है। कोई जिसका नया जो टैक्स डर नहीं लग है। सकता, जो लगे हुए हैं उनकी शरह में इजाफा हो सकता है। हाँ जी, नया टैक्स मैं समझता हूँ काफ़ी इमेजिनेटिव होना पड़ेगा हुकूमत को। नया टैक्स लगाने के लिए कोई नई चीज़ ढूँढनी पड़ेगी। हर चीज़ पे तो है टैक्स। सिम पे टैक्स है, मोबाइल फ़ोन पे टैक्स है, इवन मोबाइल फ़ोन जो कि मुल्क के अंदर बन रहे हैं, उन पे टैक्स है। जिसकी वजह से स्मार्टफ़ोन उतना कॉमन नहीं हो पा रहा है। आपको पता है स्मार्टफ़ोन जो है वो दुनिया भर में एक वो डिवाइस है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। बिल्कुल। मोस्ट एक्सेस्ड जो है इंटरनेट का आजकल दुनिया भर में स्मार्टफ़ोन से होता है, और स्मार्टफ़ोन की हमारे यहाँ पेनिट्रेशन जो है वो बांग्लादेश और इंडिया से भी कम है, और उसकी वजह ये टैक्सेस हैं। क्योंकि ये एक एंट्री बैरियर है इंटरनेट की दुनिया में। जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्री बैरियर है कि वो स्मार्टफ़ोन नहीं ले पाते, लिहाजा वो इंटरनेट पे नहीं जा पाते। तो स्मार्टफ़ोन पे टैक्सेस हैं। कम से कम स्मार्टफ़ोन टैक्सेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए, बल्कि इसको तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको किस्तों पे या किसी तरह कोई स्कीम लेकर आए। क्या इन्हीं टैक्सेस जी। की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आ रही? और एक डिविडेंड का भी बड़ा अहम मसला है, जिसकी वजह से हमने माजी में देखा था एक बड़ा मल्टीनेशनल ग्रुप अपने शेयर्स लोकल कंपनी को बेच के बाहर चला गया। यही दोनों मसाइल हैं, आप समझते हैं? जी, एक नहीं बहुत से इस तरह के मसाइल हैं जी। ये सिर्फ़ टैक्सेस का मसला नहीं है, और डिविडेंड भी और रेमिटेंसेस का भी प्रॉब्लम है। पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा मसला है। स्पेक्ट्रम की पॉलिसी एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसकी वजह से मुल्क में मोबाइल इंटरनेट उस तरह फैल नहीं रहा, जी और प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं हो पा रही लोगों की। बहुत सी चीज़ें हैं। इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग है उसकी इनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि लोग हर एक अपनी फाइबर डालने के बजाय और अपने खंबा खड़े करने के बजाय शेयर करें वो, और या किसी ऐसी कंपनियां हों जो ये ऑफर करें इन चीज ये फैसिलिटीज, जिसको मोबाइल कंपनीज या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो उसको किराया दे के इस्तेमाल कर सकें, बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट करें लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए की। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं करने वाली। जी टैक्स उसमें सबसे ज्यादा और सबसे अहम रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो डाउट। और जहां तक आपने कंपनी के छोड़ के जाने की बात की, एक नहीं दो कंपनियां जा चुकी हैं, बिल्कुल। बल्कि दो से ज्यादा जा चुकी हैं। आप छोटी कंपनियों की तरफ देखें तो वर्ल्ड कॉल जो है वो ओमानटेल उसको ओन करता था, वो चला गया। इसी तरह बुराक कंपनी थी जिसको कि गालिबन कतर टेलीकॉम, उस वक्त क्यू टेलीकॉम था, बाद में जो रेडो हो गया, वो ओन करता था, वो बहुत पहले चला गया था छोड़ के। फिर वारिद चला गया, टेलीनॉर अब चला गया। टेलीनॉर चला गया है।
तो ये तो सिलसिला जारी अलार्मिंग है। अलार्मिंग सिचुएशन है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। Absolutely, और absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो टेलीकॉम सेक्टर को बेहतर करना पड़ेगा, सहूलियात देनी पड़ेगी। इस सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज टेलीकॉम सेक्टर और आईटी सेक्टर आपस में जुड़ा हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की, टेलीकॉम सेक्टर की बेहतरी हमारी आईटी एक्सपोर्ट पर मुस्बत असर डालेगी और यकीनन हुकूमत इस हवाले से कोई बेहतर कदम उठाएगी। मुझे अमरी टीवी को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह।